नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। आज तारीख है 6 दिसंबर 2021। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम 6 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी के बारे में। तो आइए बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शहर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर है नई दिल्ली। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन एससी और एसटी विधायकों और सांसदों के फोरम और डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस महान शख्सियत की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि जो 6 दिसंबर को पड़ती है, इसी तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। इस दिन हर साल लाखों लोग मुंबई में भीमराव अंबेडकर की समाधि पर आते हैं, जिसे चैत्य भूमि कहा जाता है। महापरिनिर्वाण क्या है जान लेते हैं। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। इसका अर्थ है मृत्यु के बाद निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सुत्त में भगवान बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में मृत्यु को मूल महानिर्वाण माना गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर क्यों मनाई जाती है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा को पूरा करने के कुछ ही दिनों में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये समर्थक भीमराव अंबेडकर को अपना बौद्ध नेता मानते थे। इसके अलावा उन्हें अस्पृश्यता के उन्मूलन में उनके योगदान के लिए बौद्ध गुरु माना जाता था। इस प्रकार अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। जान लेते हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे और उन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी माना जाता है। वह एक भारतीय अर्थशास्त्री, न्यायविद, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कई दलित बौद्ध आंदोलनों को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हवाई अड्डों में भारत के पहले बायोमेट्रिक्स आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम क्या है? आंसर है डिजी यात्रा। जान लेते हैं डिजी यात्रा से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने घोषणा की कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश की पहली चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी यानी फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली पर काम कर रहा है। इसे वाराणसी, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए पायलट बेसिस पर लागू किया जाएगा। यह बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम डिजी यात्रा योजना के पहले चरण का हिस्सा है। डिजी यात्रा पहल कागज रहित हवाई यात्रा को बढ़ावा देना चाहती है। यह यात्रियों के प्रवेश और संबंधित आवश्यकताओं के लिए बायोमेट्रिक्स आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम है। इस सिस्टम को 2022 की शुरुआत में लॉन्च करने की तैयारी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी? आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। जान लेते हैं इस आंसर से जुड़े हुए बाकी अन्य तथ्यों के बारे में।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू करने जा रहा है। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। यह योजना आवासीय सुविधा वाले प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निजामुद्दीन बस्ती किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक संरक्षण परियोजना है? आंसर है नई दिल्ली। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। यूनेस्को ने भारतीय राजधानी में निजामुद्दीन बस्ती में संरक्षण प्रयासों के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। निजामुद्दीन क्षेत्र में हुमायूं का मकबरा, हजरत निजामुद्दीन बस्ती की सदियों से पुरानी बस्ती शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने डेविस कप 2021 जीता? तो आंसर है रूस। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। डेविस कप 2021 रूसी टेनिस महासंघ ने जीता था। डेविस कप का फाइनल रूस के डेनियल मेदवेदेव और आंद्रे रूबलेव के बीच खेला गया। एंड्री रूबलेव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। जान लेते हैं डेविस कप के बारे में। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। यह पुरुष टेनिस में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम इवेंट है। डेविस कप की महिला समकक्ष बिली जीन किंग कप है। यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे पहली बार 1900 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक चैलेंज के रूप में आयोजित किया गया था। 2016 तक इस प्रतियोगिता में 135 देश भाग ले रहे थे। डेविस कप के सबसे सफल देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं। अमेरिका ने अब तक 32 बार डेविस कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इसे 28 बार जीता है। चलिए जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। डेविस कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा किया जाता है। ITF बीच टेनिस, व्हीलचेयर टेनिस और विश्व टेनिस का शासी निकाय है। यह पेशेवर टेनिस को संचालित करने के लिए एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स और महिला टेनिस एसोसिएशन के साथ साझेदारी करता है। ITF डेविस कप पुरुषों का और बिल जीन किंग कप महिलाओं का, ग्रैंड स्लैम हॉपमैन कप का आयोजन करती है। ITF अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से पैरालंपिक खेलों और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में विश्व टेनिस और व्हील चेयर टेनिस का भी आयोजन करता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला पहला राज्य बना है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश ने राज्य की कुल 100% आबादी जो कि 18+ से ऊपर की है उसका टीकाकरण करवा लिया है। राज्य ने सभी योग्य लोगों को कोरोना की दोनों खुराकें दे दी हैं। हिमाचल प्रदेश यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे जुड़े कुछ मुख्य बिंदु। हिमाचल प्रदेश में 53,86,393 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस उपलब्धि के लिए हिमाचल सरकार ने एम्स बिलासपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। जान लेते हैं भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ टीकों के बारे में।
कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है। इसकी प्रभाविकता दर 81% है। कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया था। कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है। स्थानीय रूप से कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह चिंपैंजी के एडेना वायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमजोर संस्करण से तैयार किया गया था। कोविड-19 वायरस की तरह दिखने के लिए वायरस को संशोधित किया गया है। स्पुतनिक वी मॉस्को के गैमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेटर टिपरालैंड किस राज्य से संबंधित है? आंसर है त्रिपुरा। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। ग्रेटर टिपरालैंड त्रिपुरा का एक क्षेत्र है। कई आदिवासी इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। त्रिपुरा में 19 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां हैं। इनमें 5.92 लाख त्रिपुरी, 1.88 लाख रियांग हैं। ये 3 आदिवासी समूह राज्य के प्रमुख आदिवासी हैं। कुछ छोटे आदिवासी समूहों ने हाथ मिला लिया है और टिपरा मोथा और IPFT यानी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जो राजनीतिक दलों का गठन किया है। ये पार्टियां अब तर्क दे रही हैं कि वे अपने अस्तित्व के लिए एक अलग राज्य चाहते हैं। जान लेते हैं इन सब की संवैधानिक वैधता के बारे में। उनका दावा है कि वे संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत मांग कर रहे हैं। जान लेते हैं अनुच्छेद 2 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की अनुमति देगी और भारतीय संघ में नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रवेश की भी अनुमति देगी। अनुच्छेद 3 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि या कमी करेगी। अब जान लेते हैं कि ये सारा मामला सामने क्यों आया है। त्रिपुरा पर 13वीं शताब्दी के अंत से 1949 में भारत सरकार के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने तक माणिक्य वंश का वहां प्रशासन था। विलय का दस्तावेज स्वतंत्रता के बाद भारत संघ में प्रवेश करने के लिए भारतीय राज्य द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। समय के साथ इस क्षेत्र की कुछ स्वदेशी जनजातियां राज्य में अल्पसंख्यक हो गई हैं। यह मुख्य रूप से 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेशियों के विस्थापन के कारण हुआ। 1881 में राज्य के आदिवासियों की आबादी 63.77% थी, जो कि 2011 में यह संख्या घटकर 31.8% हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? उत्तर है कश्मीर। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कश्मीर के नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की। नमदा शिल्प के लिए पायलट परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये जान लेते हैं। यह परियोजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत लॉन्च की गई थी। इसे 25 बैचों में लागू किया जाएगा। इन 25 बैचों को 3 चक्रों में प्रशिक्षित किया जाना है। प्रत्येक प्रशिक्षण चक्र 3.5 माह तक चलेगा। इस परियोजना से 2250 लोगों को लाभ होगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो एक घटक है, इसके माध्यम से लोगों को शिक्षा बढ़ाई जाएगी। नमदा शिल्प क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। नमदा भेड़ के ऊन से बना एक गलीचा है
यह शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक का उपयोग करता है। इसका उपयोग गद्दे और बिस्तर के कवर बनाने के लिए भी किया जाता है। अमीर हो या गरीब, हर कश्मीरी घर में फर्श पर बैठने की संस्कृति रखता है और जाड़ों में फर्श, जैसा कि आप जानते हैं, बेहद ठंडे हो जाते हैं। यही कारण है कि कश्मीर में नमदा शिल्प विकसित हुआ। जान लेते हैं पायलट प्रोजेक्ट वहाँ पर इस शिल्प के लिए क्यों शुरू किया गया है। तो कुशल जनशक्ति की कमी और कच्चे माल की कम उपलब्धता के कारण 1998 और 2008 के बीच नमदा शिल्प का निर्यात 100% कम हो गया है। जान लेते हैं नमदा बाजार के बारे में। नमदा बाजार मुख्य रूप से कश्मीर के बारामूला, रेनवारी और अनंतनाग इलाकों में स्थित है। यूरोप और जापान नमदा के सबसे आकर्षक निर्यात गंतव्य हैं। राजस्थान के टोंक में भी नमदा बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस लिया है? आंसर है उत्तराखंड सरकार। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य बिंदुओं के बारे में। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद और प्रमुख तीर्थ स्थलों के पुजारियों और अन्य हितधारकों के विरोध के कारण अधिनियम को वापस लिया गया था। चार धाम एक्ट क्या है, जान लेते हैं। चार धाम तीर्थ प्रबंधन अधिनियम 2019 में उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा कानून बनाया गया था। इस अधिनियम ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चार धाम और 49 अन्य मंदिरों को अपने दायरे में लाया। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष थे और धार्मिक मामलों के मंत्री उपाध्यक्ष थे। यमुनोत्री और गंगोत्री के 2 विधायक इस बोर्ड के सदस्य थे और एक वरिष्ठ IAS अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। यह बोर्ड मंदिरों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। इनके पास नीतियां बनाने, खर्च की मंजूरी, बजट तैयार करने की शक्तियां थी। साथ ही बोर्ड के पास मंदिर के आभूषणों और संपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निर्देश देने का अधिकार भी था। तो जान लेते हैं कि चार धाम अधिनियम से पहले मंदिरों का प्रबंधन कैसे किया जाता था। इस अधिनियम से पहले मंदिरों का प्रबंधन श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ अधिनियम 1939 के तहत किया जाता था। इस अधिनियम के तहत श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ मंदिर समिति का गठन किया गया था। समिति की अध्यक्षता सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाती थी। समिति मंदिरों में और उसके आसपास धन, दान और विकास कार्यों से संबंधित निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार थी। अब जान लेते हैं चार धाम अधिनियम क्यों प्रस्तावित किया गया था। श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ अधिनियम 1939 के अधिकांश प्रावधान वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं थे। इस प्रकार चार धाम विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य मंदिरों का कायाकल्प करना था। जान लेते हैं फिर पुजारियों और अन्य हितधारकों ने चार धाम अधिनियम का विरोध क्यों किया। तो जैसी जानकारी मिली है, प्रदर्शनकारियों के अनुसार सरकार मंदिर के वित्तीय और नीतिगत फैसलों पर नियंत्रण करना चाहती है। गंगोत्री और यमुनोत्री में मंदिर पहले स्थानीय ट्रस्टों के नियंत्रण में थे। भक्तों द्वारा किए गए दान में सरकार का कोई हिस्सा नहीं था। इन सब से छुटकारा पाने के लिए, ताकि सरकार का इन मंदिरों पर कब्जा ना हो जाए, उसके धन को सरकार अपने खजाने में न शामिल करे, इसके लिए ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिसकी वजह से सरकार को इस अधिनियम को वापस लेना पड़ा।
चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 डोज वाले ZY कोविड डी को कितने राज्यों में लॉन्च किया जाएगा? आंसर है 7। जान लेते हैं ये कौन कौन से 7 राज्य हैं जिनमें ये नया कोविड वैक्सीन लॉन्च किया जाएगा। ZY कोविड डी कोविड वैक्सीन के बाद कोवैक्सीन के बाद दूसरा स्वदेशी टीका है। ZY कोविड डी की अनूठी विशेषता यह है कि यह सुई रहित टीका है। सबसे पहले ZY कोविड डी वैक्सीन को 7 राज्यों में लॉन्च किया जाएगा, जो इस प्रकार हैं: तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल और यूपी। जान लेते हैं ZY कोविड डी वैक्सीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह टीका केवल 12 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। यह 3 खुराक वाला टीका है। इसे पहली खुराक के 28वें दिन और 56वें दिन लगाया जाता है। ZY कोविड डी की कीमत 376 रुपये है। ZY कोविड डी ने 66.6% प्रभावशीलता दिखाई है। इस वैक्सीन को कैडिला हेल्थ केयर नामक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ZY कोविड डी वैक्सीन को प्लाज्मिड DNA पर विकसित किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो इसे कमज़ोर या मारे गए वायरस के DNA के एक टुकड़े का उपयोग करके विकसित किया गया है। जब यह DNA टुकड़ा शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस के खिलाफ प्रतिक्रिया करना सीखती है। प्लाज्मिड ई कोलाई कोशिकाओं का उपयोग करके निर्मित किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि ZY कोविड डी को सुई रहित टीका क्यों कहा जाता है। ZY कोविड डी को जेट इंजेक्टर का उपयोग करके इंजेक्ट किया जाता है। एक जेट इंजेक्टर एक इंजेक्शन सिरिंज है। यहाँ तरल की एक संकीर्ण उच्च दबाव धारा त्वचा की सबसे बाहरी परत में प्रवेश करती है। इसके साथ दवा एपिडर्मिस के अंतर्निहित ऊतकों तक पहुँचती है। यह सुइयों के उपयोग की पारंपरिक विधि से बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पद्धति में टीके कोशिका प्लाज्मा की झिल्ली और परमाणु झिल्ली में यात्रा करते हैं। दूसरी ओर पारंपरिक तरीके कम इम्यूनोजेनेसिटी देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खगोलविदों ने किस अल्ट्रा शॉर्ट प्लैनेट को खोजा है? तो उस अल्ट्रा शॉर्ट प्लैनेट का नाम है GJ367b। जान लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। खगोलविदों ने हाल ही में GJ367b की खोज की, जो एक छोटा ग्रह है जो एक मंद लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह तारा सूर्य से 31 प्रकाश वर्ष दूर है। GJ367b के बारे में जान लेते हैं। GJ367b एक चट्टानी ग्रह है। यह पृथ्वी के आकार का 70% है और यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 55% है। यह GJ367b को सबसे हल्के ज्ञात बाह्य ग्रहों में से एक बनाता है। यह ग्रह 7.7 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी करता है, इसलिए इसे अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड प्लैनेट भी कहा जाता है। इस ग्रह पर लोहे की कोर का प्रभुत्व है। इस कारण से यह ग्रह का घनत्व अधिक है। इसका कोर लोहे और निकिल से बना है। ग्रह का यह विशेष गुण बुध के समान है। साथ ही बुध का यही गुण इसे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग करता है। TESS और हार्प ने GJ367b की पहचान करने में मदद की। TESS का अर्थ ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है। TESS द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का उपयोग करके GJ367b की पहचान की गई। टेस ने
GJ367b की सुपर शॉर्ट ऑर्बिटल अवधि का खुलासा किया। इसके अलावा हार्प्स यानी हाई एक्यूरेसी रेडियल वेलोसिटी प्लैनेट सर्चर ने शोधकर्ताओं को ग्रह के द्रव्यमान की गणना करने में मदद की। हार्प्स चिली में स्थित 3.6 मीटर टेलीस्कोप पर स्थापित एक उपकरण है। चलिए, तो ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स। पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच, बाकी और ग्रुप्स के बीच, व्हाट्सएप पर या बाकी जहां भी आप इसको शेयर करना चाहें, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।